तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र प्रथम अध्याय कंप्लीट हो गया है। द्वितीय अध्याय चल रहा है हमारा, जिसमें जीव के असाधारण भावों की चर्चा हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ जी, 7 सूत्र बोलिए। जिन्होंने, नए लोगों ने, किसी ने याद किए हों तो वो हैंड रेस कीजिए। हम्म। चलिए, बहुत कम लोगों ने, केवल 7 सूत्र याद करने हैं और वो हम समझते जा रहे हैं। जीव के असाधारण भावों की चर्चा जिन 7 सूत्रों में आई है, द्वितीय अध्याय के प्रथम 7 सूत्र, केवल वही बोलना है। चलिए, पढ़कर कौन बोल सकता है स्पष्ट उच्चारण? आरती जी पढ़िए। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्युन्नवाष्टादशेक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयत सिद्ध लेश्या चतुस्त्रे कई 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 क षट भेदा जीव भव्या भव्यानि त्व नहीं जीव भव्या भव्यत्वानि च। हाँ, ठीक है दीदी। ठीक है। अ, विशु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। औपशमिक छायको भावो विश्वस जीवस्य स्वतत् मौदिक पारिणामिको च द्वि नवाष्टादशेक विंशति त्रिपेता यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्रयी कैक षट् भेदा जी भव्यतानि च। ये गलत लिखा हुआ है। वो चाहिए। भाव दीपिका। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, समता भाभी। मैं बोलू दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जी। औपशमिक छायको भावो मृष्य। हाँ औपशमिक छायको भावो मृष्य जीवस स्वतत्व मौदाय परिणाम चा द्विवाष्टा दशेक विशन्ति विशन्ति त्रिविधा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो उपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धे चतुस्त्रि पंच वेदा सम्यक सम्यक चारित्र संयम च गति कसाय लिंक मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेशिया चतुस त्रय कै त्रय कै 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 क षड्वेदा जीव भव्या भव्यतानि च। हाँ, बहुत हो गया अच्छा। दीदी। नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। हम्म। औपशमिक छायको भावो मिश्र
जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री स्त्री पंच भेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्च चतुस्त्रय कै 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 षट भेदा जीव भव्यत्वानि भव्या भव्यत्वानि च। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब हम कल सुनेंगे बाकी सबसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ कल्पना जी, नेक्स्ट क्लास में सुनाइएगा आप अगले मंडे को, थोड़ा याद भी करके आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। अब हम आगे का विषय लेते हैं हमारा, छायोपशमिक भाव की बात चल रही है। औपशमिक भाव और छायिक भाव, ये दोनों की चर्चा हम पूरी तरह से यहाँ पर कर चुके हैं। छायोपशमिक भाव की चर्चा चल रही है। तो औपशमिक भाव के कितने भेद हैं अभिलाषा जी? जय दीदी, मेरे को बोलना नहीं है आज, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। उषा जी? दीदी दो भेद है। कौन कौन से? दीदी औपशमिक, सम्यक और श्रमिक चारित्र। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद छायिक भाव के कितने भेद हैं और कौन कौन से? संगीता जी? आवाज आ रही है सबको? हाँ संगीता जी बोलिए। दर्शन ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग विज्ञान आवाज नहीं आ रही। 18 ग्रेड छायिक भाव के भेद पूछे हैं मैंने, सरिता जी? जय श्री राम दीदी। छायक भाव के 9 भेद हैं। पहला केवल ज्ञान, दूसरा केवल दर्शन, फिर दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य और छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र। हाँ ठीक है। अब ये चूंकि हमारे ये छायिक भाव के हम भेद कर रहे हैं ना अभी, अभी हमारा एंगल वो है छायिक भाव के कितने भेद है, तो सभी नामों के आगे छायिक शब्द जरूर लगेगा। छायिक दान, छायिक, छायिक दान, हाँ, हाँ, और छायिक दर्शन, छायिक छायिक ज्ञान, ये यही शब्द लगेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं छायोपशमिक भाव की। छायोपशमिक भाव के कितने भेद हैं? रेणु जी? दीदी शायोपशमी भाव के 18 भेद हैं। कौन से? और ज्ञान। दीदी वो तो याद नहीं है, बस 18 इतना पता है, 18 वो याद करके सुना दूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम याद करवा देते हैं आपको यहाँ पर। छायिक भाव के 18 भेद हैं, तो उसके लिए सूत्र याद कर लीजिए। ज्ञाना ज्ञान दर्शना, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च, ये 18 हो गए। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुष त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च, है ना? एक साथ में सभी बोलिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। मैं किसी का एक का अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ सरिता जी, चलिए मीनाक्षी जी आपका अनम्यूट कर लीजिए, और बाकी सब लोग जो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं वो भी सबको साथ में बोलना है ना? ज्ञाना ज्ञान दर्शन, चलिए बोलिए। ज्ञाना ज्ञान दर्शन ज्ञान ज्ञान, लब्धश्चतुस्त्री। हाँ दोहराना है आपको। ज्ञाना ज्ञान दर्शन, जी, बोलिए। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध यश लब्धयस चतुस्त्री पंच भेदा
चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक्त्व सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमश्च। ठीक है, सभी ने दोहराया है ना, सभी को याद हो जाना चाहिए, सारे इसमें भेद आ गए हैं क्षयोक्षमिक भाव के। तो ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, ये चार चीजें हो गई, ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि। तो ज्ञान कितने हैं? चार ज्ञान, मति श्रुत अवधि और मनः परे, ये चार ज्ञान। फिर तीन अज्ञान, कुमति कुश्रुत और कुअवधि। फिर तीन दर्शन, चक्षु अचक्षु और अवधि। फिर पांच लब्धि, तो छायोपशमिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये पांच लब्धियां। इस प्रकार से ये 15 हो गए। और इसके बाद छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ये तीन तीन ये भेद हो गए। सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्च, इस तरह से 18 हो गए भेद। तो ज्ञान के तीन, दर्शन के तीन, अज्ञान के तीन, नहीं, ज्ञान के चार, दर्शन के तीन, अज्ञान के तीन और लब्धियों के पांच। चार तीन तीन, चार और तीन हो गए 7, और तीन 10, और पांच लब्धियां, तो ये हो गए 15। और इसके अलावा कितने बचे? तीन। तो सम्यक तो, और मतलब छायोक्षमिक सम्यक तो, छायोक्षमिक चारित्र और संयमा संयम, ये तीन ये हो गए। तो 18 भेद हो गए। अब इसको आप याद कर लीजिएगा। अपन ने कल मति श्रुत अवधि मनः परे, ये छायोक्षमिक किस तरह से है ये चर्चा की थी। कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये तीन अज्ञान है, ये भी क्षयोक्षमिक भाव है। कल ये भी हमने बात की थी। कल कहाँ तक चला था हमारा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, ये सब हो गए थे पूरे 15 भेद हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्षयोक्षमिक दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये पांच लब्धियां, इस तरह से ये 15 भेद हो गए थे। अब ये तीन बचे हैं हमारे। तो पहले, सबसे पहले आप देखिए छायोपशमिक सम्यक्त्व। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ विमलेश जी, कोई प्रश्न है आपका? जी, मैंने तो बताने के लिए उठाया था। आपने क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर देने के लिए उठाया था। अनीता जी बोलिए। हाँ रेणु जी, क्या प्रश्न है आपका? दीदी आपने इसमें पंचलब्धियों में दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य बताया है, हाँ हाँ लेकिन पंचलब्धि वो वाली है जो आपने प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि, करण लब्धि, विशुद्धि लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, ये पांच लब्धियां कौन सी हैं फिर? बहुत भयंकर लड़ गई। अरे धीरे बोलो ना बाकी को। भाई ऐसा है, कल ये सेम प्रश्न आ चुका है, मंजू जी ने कल यही प्रश्न पूछा था। तो दीदी कल मैं अटेंड नहीं कर पाई, दीदी कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, मेरे नातिन हुई है इसलिए। चलिए, तो मैं हाँ वापस फिर से बता देती हूँ। पांच लब्धियां ये भी है और पांच लब्धियां वो ठीक भी है, है। वो जिसकी आप, जो ठीक। पांच लब्धियां होती है ना, क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण, ये जो पांच लब्धियां जी, हैं, ये सम्यक्त्व से पहले होने वाली लब्धियां हैं। सम्यक अच्छी, जस्ट अच्छा। बिफोर, करण लब्धि होती है लास्ट में, उसके बाद तुरंत जी सम्यक्त्व हो जाता है। जी। संगीता, संगीता, हाँ देखो, जब सम्यक तो होने वाला होता है ना, उसके पहले क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण, ये लब्धियां होती है। क्षय, ये देखो अपन जी ने ये लब्धियां छडाला में भी पढ़ी थी, मतलब मोटे रूप में पढ़ी थी जी वहां पर। तो क्षयोक्षम लब्धि के, जिसको जो संगी पंचेंद्रिय, वो सब क्षयोक्षम लब्धि का धारी होता है, क्योंकि हमारे ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि हम सम्यक तो प्राप्त कर सके, है ना। संगी का मीनिंग क्या देखा था हमने, कि हमें हित अहित का विवेक करने की शक्ति हो और सम्यक ग्रहण करने की योग्यता हो, उसे संगी कहते हैं। तो यही क्षयोक्षम, मतलब हमारे क्षयोक्षम का इतना प्रकटपना है, हमारे ज्ञान का इतना प्रकटपना है कि हम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। ये लब्धि हमारे पास उपलब्ध है।
फिर विशुद्धि लब्धि, तो विशुद्धि लब्धि में परिणामों की मंदता आ जाती है, कि हमारे इतने मंद कषाय रूप परिणाम हो कि हम जिनवाणी को सुन सके, समझ सके। तो वो लब्धि भी है, मतलब उपलब्ध है। इतने मंद कषाय के परिणाम तो हो गए ना हमारे, तभी तो हम सभी यहाँ पर सुन रहे हैं जिनवाणी को। तो ये विशुद्धि लब्धि भी उपलब्ध है। फिर प्रायोग्य लब्धि, क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। देशना लब्धि मतलब जिनवाणी का सुनना, अपने कर्ण में जिनवाणी का जिनवाणी के स्वर पढ़ना, देशना मिलना, वह देशना लब्धि भी उपलब्ध है हमारे पास। फिर प्रायोग्य और करण, तो प्रायोग्य मतलब उसका प्रैक्टिकल करना, प्रायोगिक करना, उसका चिंतन मनन करना जो हमने सुना है वो। और करण लब्धि तो ऐसी होती है कि यदि करण लब्धि में कोई जीव पहुंच गया तो सम्यक तो होगा ही होगा, जी। है ना। तो ये पांचों लब्धियां सम्यक से पहले की लब्धियां हैं। और ये जो जी। लब्धियां, ज्ञान, क्षायोश्रमिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सब अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होने वाली लब्धि। जो अंतराय कर्म है जिसके कारण हमें, जैसे दान, कल उदाहरण दिया था पूरा लंबा, बहुत कल तो बहुत डिटेल जी। में समझा था हमने इसको, पांचों लब्धियों को, कि दान में, लाभ में किस तरह से अंतराय कर्म आता है, और क्षयोक्षम होने से किस तरह से हम दान दे पाते हैं, कितने रुपए का हम दान देने का सोचते हैं, कितना दे पाते हैं और कितना नहीं दे पाते, ये सब तीनों चीजें क्या हुई। तो उत्साह बताया था वहां पे कि इतने पैसे देने का उत्साह था, और उसमें से इतना दे पाए तो उतना हमारा क्षयोक्षम था, और जितना नहीं दे पाए वो हमारे अंतराय कर्म का उदय था। ये तीनों, ये सब डिटेल में कल हमारा चल चुका है। रेणु जी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा फिर उसमें से। तो ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, अब हम चल रहे हैं क्षयोक्षमिक सम्यक्त की ओर। टीका में देख लीजिए 386, नहीं सॉरी, ये कौन सा नंबर है, 186, 189, पेज नंबर 189 पर छायोक्षमिक सम्यक्त्व, मिथ्यात्व की तथा अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय तथा उपशम की अपेक्षा से छायोक्षमिक सम्यक्त्व कहलाता है। और सम्यक्त प्रकृति के उदय की अपेक्षा से उसी को वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है ना। देखो अब, मिथ्यात्व की तथा अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय, जो ये क्षयोक्षम सम्यक तो है ना, उसमें क्या हुआ कि मिथ्यात्व की और अनंतानुबंधी जो कर्म है, छायिक सम्यक तो में क्या हुआ था भाई, उपशम सम्यक और छायिक सम्यक तो हम दोनों पढ़ चुके हैं। तो उन दोनों में क्या स्थिति हुई थी, क्या चेंज आया था, जीव के परिणामों में, कर्मों में क्या चेंज आया था, आरती जी। औपशमिक सम्यक में जीव के परिणामों के कारण जो कर्मों की जो, मतलब मिथ्यात्व की और चार जो अनंतानुबंधी की होती है उनका उपशम होता है कर्म प्रकृतियों का। हम्म, और क्षयिक में जो कर्म प्रकृतियां होती हैं उनका नाश हो जाता है, मतलब पूरा क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बताया आपने। मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व और चार अनंतानुबंधी की, चार कौन सी हुई, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनुबंधी माया और लोभ, ज्ञान चार, और एक अनंत। मिथ्यात्व। ये पांच प्रकृतियों का उपशम भी देख लिया हमने, क्षय भी देख लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिथ्यात्व की तथा अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय। अब ये नया शब्द आया, नया शब्द लगेगा आपको, उदयाभावी क्षय, मतलब उनका क्षय नहीं हुआ है, सत्ता में है वो, लेकिन अभी उदय में उसका अभाव है। उदयाभावी क्षय तथा उपशम की अपेक्षा से छायोपशमिक सम्यक, तो उदयाभावी क्षय और उपशम दोनों है ना उसमें। क्षय मतलब अनुदय, उदय नहीं होना, और उपशम मतलब दबना और कुछ का उदय होना, उदय अनुदय, उपशम और उदय दोनों हो गए उसमें। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में आप तुरंत उसको अपने दिमाग में, वो आपके दिमाग में वो आ जाना चाहिए, वो ग्लास, कौन सा ग्लास आएगा, चार ग्लास देखे थे हमने, उसमें से कौन सा ग्लास आएगा इसमें, कि जिसमें मिट्टी नीचे दब भी गई है
लेकिन उसके कुछ तिनके ऊपर आ गए हैं और उसके कारण वह पानी न तो पूरा निर्मल है और न पूरा मलिन, थोड़ा थोड़ा सा मलिन हुआ है वो पानी, वह जल थोड़ा थोड़ा सा मलिन हुआ है, जहां जहां तिनके हैं बस उतनी उतनी ही मलिनता है उसमें। तो मतलब वो जो मिट्टी है उसको आप समझो कि कर्म के स्पर्धक हैं, स्पर्धक दबे हुए भी है और कुछ उदय में भी है, क्षय नहीं हुआ है उनका, मतलब वो है, सत्ता में है। तो उपशम की अपेक्षा क्षय और उपशम दोनों है, इस अपेक्षा से क्षयोपशमिक सम्यक तो कहलाता है, और सम्यक तो प्रकृति के उदय की अपेक्षा से उसी को वेदक सम्यक तो कहा जाता है। अब देखो अभी हमारी चर्चा चली थी पिछली क्लासेस में कि जब जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसने एक बार सम्यक तो प्राप्त किया तो उपशम सम्यक तो हुआ, ठीक है। उसके बाद वह वापस उसका सम्यक तो उपशम सम्यक तो का काल बहुत कम है, अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त के बाद जब उसे पुनः मिथ्यात्व हुआ तो उसका जो प्रकृति थी दर्शन मोह की मिथ्यात्व की जो प्रकृति थी उसके तीन टुकड़े हो गए, और तीन टुकड़ों में एक टुकड़ा हो गया मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक मिश्र, इस तरह से तीन एक सम्यक्त्व, एक मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व कहें या मिश्र कहें एक ही बात है। तो ये तीन टुकड़े हो गए, ठीक है। अब उसमें से सम्यक प्रकृति का उदय आया, मिथ्यात्व प्रकृति और जो मिश्र प्रकृति है उसका तो हो गया उपशम, लेकिन उदय में क्या आया, सम्यक प्रकृति का उदय आया, है ना। इस अपेक्षा से उसको वेदक सम्यक्त्व भी कहा है। किसको, क्षयोपशम सम्यक्त्व का ही दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व भी है। तीन नाम हो गए क्षयोपशम सम्यक्त्व के, मिश्र सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व। तो वेदक सम्यक्त्व किस अपेक्षा से कहा है कि उदय की अपेक्षा से, वहां पर सम्यक प्रकृति का उदय है, इस अपेक्षा से उसे वेदक सम्यक्त्व कहा गया है। क्षयोपशम सम्यक्त्व को ही वेदक वेदक सम्यक्त्व कहा गया है। अब देखो इसमें से थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं भाव दीपिका में से सम्यक्त्व के बारे में, क्षयोपशमी सम्यक्त्व के बारे में। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के निषेध सो प्रदेश उदय हो खिरे सो ही तो क्षय कहिए, बहुरी सत्ता में तिष्ठता जो मिथ्यात्व मोहनी है और मिश्र मोहनीय कर्म को द्रव्य सो उपशांत करण को प्राप्त होए। मतलब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों को प्रकृति है, इन दोनों के जो कर्म निषेक हैं वो तो क्या हो गए, सो प्रदेश उदय होए खिरे सो ही तो क्षय कहिए। मतलब अगर उदय होकर खिर जाए तो क्षय हो, लेकिन क्या हुआ उनका, सत्ता में तिष्ठता जो मिथ्या तो मोहनी है और मिश्र मोहनी कर्म को द्रव्य सो उपशांत कर्म को प्राप्त हो, वो सत्ता में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उपशमित है ना। दबे, उपशम शब्द का अर्थ अपन ने दबा हुआ लिया था ना, तो ये दबे हुए हैं। कौन कौन दबे हुए हैं, जो मिश्र प्रकृति है वह भी दबी हुई है, और जो सम्यक जो मिथ्यात्व प्रकृति है वह भी दबी हुई है। तो उदय में क्या आई है, जो तीसरी प्रकृति है सम्यक प्रकृति, वह उदय में आई है, इसलिए दोनों प्रकृतियां उपशमित हो गई हैं। उपशांत कहिए उदीरण हुए उदय में आवे नहीं, और देशघाती सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय हुए। ये जो सम्यक प्रकृति है ना वो देशघाती प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृति नहीं है। उसका उदय होगा तहाँ छायोपशमिक सम्यक तो भाव जीव के उत्पन्न हुए, वहां पर छायोपशमिक सम्यक तो उत्पन्न होता है। ता भाव करी जिन भाषित जे जीवादिक तत्व तीन विषय रुचि कहिए श्रद्धा उपजे है प्रतीति हुई। अब देखो ये तो कर्म की स्थिति बताई कि कर्म में क्या क्या हुआ। तो कर्म में तो दो प्रकृतियों का तो उपशम हो गया, और तीसरी प्रकृति उदय में है, तो सम्यक प्रकृति उदय में है और इसलिए उसको क्षयोपशम सम्यक तो हुआ है, उसी को वेदक सम्यक तो भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आप। अब ये सब कार्य हुआ कर्म में, जीव के परिणामों में क्या हुआ, इन कर्मों के निमित्त से जीव के परिणामों में क्या चेंज आया। हाँ कोई प्रश्न है सरिता जी। दीदी अभी समझ में नहीं आ रहा है दीदी, अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अभी थोड़ा सा ये उपयोग जो भावी भावी क्षय और भावी क्षय उपशम की अपेक्षा से एक
ज्यादा समझ में नहीं आया मेरे को अभी। इसको और सरल करके अभी समझा देते हैं। आरती जी बोलिए। हाँ हाँ आरती जी बोलिए। दीदी, मेरा एक जस चीज समझ में नहीं आई कि जिसमें ये आया ना उदया भाभी, तो उदया भाभी का अर्थ बताया कि सत्ता में है उदय में नहीं है। हाँ यही अर्थ तो उपशम का है कि हाँ मतलब जो सत्ता में है उदय में नहीं है। बिल्कुल दोनों का एक ही अर्थ है। एक ही अर्थ है। एक ही अर्थ है दोनों। अच्छा। इसीलिए तो क्षय उपशम ऐसा शब्द बोला है। उसमें क्षय उपशम में उदय भी है और उपशम भी, दोनों अवस्था है। केवल उपशम है ऐसा नहीं है, हम्म। केवल उदय है ऐसा नहीं है, और क्षय हो गया है ऐसा भी नहीं है। तीसरी अवस्था है, कुछ डिफरेंट अवस्था है। तो इसमें उदय भी है उपशम भी है, दोनों दोनों चीजें हैं इसमें कर्मों का। अब हम्म। इसमें क्या है, थोड़ी सी सूक्ष्मता है। किसका उदय है, किसका क्षय है। किसका क्षय, क्षय तो है नहीं किसी का, किसका उदय है, किसका उदयाभावी क्षय है ना। सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, ये थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है। तो आप तो मोटे तौर पे बस ये याद रखिए कि जब वो सम्यक्त हुआ था पहले, और मिथ्यात्व सम्यक्त छूट गया था, जब उपशम सम्यक्त होने के बाद सम्यक्त छूटा, तो उसकी तीन प्रकृतियां हो गई। जो मिथ्यात्व प्रकृति होती उसके तीन टुकड़े हो गए। एक प्रकृति के तीन टुकड़े हो गए। तो तीन टुकड़े कौन कौन से कहलाया, एक मिथ्यात्व कहलाया, एक सम्यक्त्व कहलाया, और एक मिश्र कहलाया। तीनों टुकड़े। ठीक है, इतना इतना सा समझ लेना आप तो। केवल तीन टुकड़े हो गए, एक सम्यक्त्व, एक मिथ्यात्व, और एक सम्यक मिथ्यात्व। किसके टुकड़े तीन ये, जो मिथ्यात्व प्रकृति थी। देखो मिथ्यात्व था ना अनादि से, तो मिथ्यात्व है अभी, अभी है अनादि से। अब जब पहली बार सम्यक तो हुआ तो औपशमिक सम्यक तो हुआ, उपशम सम्यक तो हुआ, तो उसमें कर्म प्रकृतियां सारी मिथ्यात्व प्रकृति नीचे दब गई। लेकिन अब वो उपशम तो अंतर मुहूर्त का होता है, औपशमिक सम्यक तो उसके बाद अंतर मुहूर्त बाद वो प्रकृतियां वापस ऊपर आ गई। तो ऊपर आ गई, तो उसमें से मिथ्यात्व मतलब उसके तीन टुकड़े हो गए। ऊपर आई ना, मिट्टी का डला नीचे डाला। अब वो मिट्टी का डला एक सेकंड तो डला रहा, फिर वो टुकड़े बिखर के और अलग अलग ऊपर आ गए। उसके तीन टुकड़े हो गए। ठीक है, तो एक टुकड़ा तो दबा रहा नीचे, और दो टुकड़े ऊपर आ गए। या फिर दो टुकड़े तो दबे रहे नीचे और एक टुकड़ा ऊपर आ गया। जो दो टुकड़े जो नीचे दबे रहे, उसमें क्या क्या रहा, एक तो मिश्र और एक मिथ्यात। ये दोनों टुकड़े तो नीचे दबे रहे, और सम्यक प्रकृति का उदय हो गया। तीन टुकड़ों में से एक सम्यक प्रकृति का उदय हो गया, तो वो सम्यक दृष्टि कहलाया। मतलब जीव के जो परिणाम है वो आत्मा के श्रद्धानुरूप परिणाम थे पहले औपशमिक सम्यक्त में। उसके बाद छायोपशमिक सम्यक्त तो हुआ, तो क्या हुआ, उसमें भी जीव के श्रद्धा, आत्मा के श्रद्धानुरूप परिणाम ही है। सम्यक्त तो तीनों एक ही है, औपशमिक हो, छायिक हो या छायोपशमिक हो। सम्यक्त में स्थिति तो तीनों की एक ही रहती है। मतलब पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, यही सम्यक्त है। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो औपशमिक सम्यक्त था उसमें ये सारे कर्म दब गए। मतलब अभी वर्तमान में तो श्रद्धा है उसकी, देवशास्त्र गुरु के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए वैसी श्रद्धा है। लेकिन अब वो कभी भी वो श्रद्धा मिथ्यात्व में बदल सकती है। ये हुआ उपशम सम्यक्त्व में। छायिक सम्यक्त्व में क्या हुआ था कि वो श्रद्धा ऐसी अटूट हो गई कि वो कभी अब टूटेगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक बार छायिक हो गई श्रद्धा, तो वो कभी टूटेगी नहीं। छायोक्षमिक सम्यक्त्व में क्या हुआ कि ऐसी श्रद्धा हुई है कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ऐसी ही श्रद्धा है। लेकिन उस श्रद्धा में कुछ कुछ मलिनता है। उसे कहते हैं चल मल और अगाढ़ दोष। क्षयोक्षम सम्यक्त्व में दोष पाए जाते हैं, वो है चल मल और अगाढ़ दोष। मतलब वो जो तिनके ऊपर आ गए ना, उतनी उतनी मलिनता है, बाकी तो पूरा पानी निर्मल है। क्षयोक्षम सम्यक तो भी उतना ही निर्मल है। मतलब जैसे औपशमिक सम्यक तो है, छायिक सम्यक तो है, उतना निर्मल तो नहीं है, लेकिन सम्यक तो निर्मल तो है। अब उस निर्मल में, निर्मल सम्यक तो में कुछ कणिकाएं, कुछ तिनके ऊपर उठकर आ गए हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, उनको बोलते हैं चल मल और अगाढ़ दोष। तो उसके कारण क्या हुआ, हाँ अभी समझ में आया सरिता जी इतना।
जी दीदी जी। हाँ अब थोड़ा समझ में आ गया। हाँ, अभी इतना ही समझिए। देखो वास्तव में तो क्या है, इसकी इतनी सूक्ष्मता है, इसके एक एक कर्म के एक एक अंश की इतनी सूक्ष्मता है कि केवल ज्ञानी गम्य है। हमारे और आपकी बुद्धि के बस की बात नहीं है, तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं उनके परिणामों की। परिणामों में जो चेंज जो है वो, कर्म में जो चेंज आ रहे हैं वो अत्यंत सूक्ष्मता से तो नहीं समझ सकते हम, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लेना चाहिए हम, है ना। और सद अवस्था रूप उपशम, सद अवस्था रूप उपशम मतलब उपशम में दबे हुए तो हैं, लेकिन अ, उदय में आ सकते हैं ऐसा। और आप और ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो गोमट सार जीव कांड है, भाव दीपिका है, नियम सार है, अन्य अनेक अनेक ग्रंथों में बहुत डिटेल में दिया है। तो अभी यहाँ पर अपन दीदी इतना ज्यादा, आप ही समझाती है ना तभी समझ में आता है, कितना भी पढ़ लें पर जब आप समझाती है ना तब वो चीज समझ में आती है। ऐसा है, पढ़ते हैं पर उतना समझ में नहीं आता पढ़ के। तो यहाँ समझने के बाद आप पढ़ेंगे ना तो समझ में भी आ जाएगा। एक बार समझ लिया थोड़ा बहुत, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि अपन कक्षा में बहुत ज्यादा, क्योंकि अपना तो विषय बदल जाएगा, फिर तो गोमट सार शिव कांड अपने को लेना पड़ेगा, वो पूरा शास्त्र ही बदल जाएगा। अपन तो यहाँ पर जितना आया अभी है वैसे मोटे बेस मोटे समझ तौर में पर आ ले। गया है। नहीं अभी तो जो आपने समझा है ना बेस तो वो समझ में आ गया कि तीन टुकड़े होते हैं, तो वो सब समझ में आ गया कि सम्यक्त के टाइम तीन टुकड़े हो गए और छह क्षमिक में तो कुछ ऊपर आ गए चलमल और अगार दो हाँ संबंधित है। बस बस तो वो वो इतना ही। समझ में आया हाँ। अब देखो, ता भाव करी जिन भाषित जे जी, क्योंकि सम्यक तो है, पूरा पानी मलिन नहीं है। ओदेक भाव में तो पूरा पानी मलिन था, उतना मलिन नहीं है ना पानी यहाँ पर। यहाँ पर पानी मलिन तो है पर कितना, जो तिनका गया ऊपर बस उतना उतना मलिन है। तीन तिनके गए तो तीन तिनकों जितना मलिन है बस, बाकी पूरा पानी तो निर्मल है। इसका मतलब कि श्रद्धा निर्मल है। तो उसके लिए क्या बोला कि जो जिन भाषित जो जीवाजिक जीवादिक तत्व है, तिन विषय रुचि कहिए श्रद्धा उपजे है प्रतीति हुए है। मतलब जो सम्यक्त के 25 गुण अपन ने देखे थे ना, 25 दोष रहित सम्यक्त तो होता है, अपन ने छह डाला में पढ़े थे ना, वही बात इसमें ले लेना। उसमें देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, सम्यक दृष्टि जीव। तो क्षयोक्षमिक सम्यक्त में भी देव शास्त्र गुरु के प्रति, उनके कहे हुए धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, प्रतीति होती है। जैसे सर्वज्ञ करी कहिए जीवादिक द्रव्य भेद करी 6 प्रकार का है, अस्तिकाय भेद करी 5 प्रकार, तत्व भेद करी 7 प्रकार, अर्थ भेद करी 9 प्रकार। जिस द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जैसा कहा तैसा श्रद्धान करे है, तैसा ही जाने है, और ताही रूप तीन विषय प्रवृत्ति करे। और यहाँ दर्शन मोह की सम्यक्त मोहनी प्रकृति का उदय है। दर्शन मोह की तीन प्रकृति हो गई ना, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। तो यहाँ पर सम्यक्त मोहनी प्रकृति का उदय है। ताकरी मूल तत्व श्रद्धान का अभाव तो नहीं हो सके। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि तत्व श्रद्धान ही गलत कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। पर श्रद्धान विषय चल मल अगाड़ ऐसे 3 प्रकार का दोष उपजे है। सो दोषों की तारतम्यता तो केवली गम्य है। इन्होंने भी लिख दिया, क्योंकि आचार्य के भी बस की बात नहीं थी कि इतने ज्यादा दोष को एक एक को समझाएं। तो दोषों की तारतम्यता तो केवली गम्य है, परंतु तिनकी दशा छद्मस्त को दिखावने के अर्थी दृष्टांत करी सिद्धांत शास्त्र विषय विषय जो कहा है सो ही कहिए हम। जैसे अपने कराए जिन मंदिर जिन प्रतिमा व शास्त्र व अपने संबंधी पिता आदि मुनि 3 विषय तो भक्त्यादि सरस करे हैं, मन में ऐसा जाने कि ये मेरे हैं। हाँ, जैसे अपन स्वयं ने जिन मंदिर बनाया हो, जिन प्रतिमा करी हो, उसके प्रति विशेष भक्ति रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसके प्रति विशेष भक्ति रखें। बहुरी अन्य के कराए जिन मंदिर जिन प्रतिमा का शास्त्र व अन्य मुनि 3 विषय प्रीति भाव भक्त्यादि घाट हो, मतलब उनके प्रति कम हो। तिनको ऐसा माने कि ये अन्य है, ऐसी भ्रांति भाव उत्पन्न वो करे मिटाओ करे। मतलब एक छोटा सा एक ऐसा दोष हो सकता है, जैसे जल विषय उत्पन्न भय जे कल्लोलते जल विषय ही रहे अन्य ठोर न जाए, जैसे सम्यक्त्व के साधक धर्म पदार्थ विषय ही विकल्प उपजे और विंसित जाए, और मिथ्यात्व के साधक पदार्थ नहीं विषय भ्रांति उपजे नहीं, उपजे तो अनाचार हो सम्यक तो जाता रहे, ऐसा तो चल दोष जानना।
थोड़ा थोड़ा सा उनकी श्रद्धा में इतना इतना सा दोष रहता है। ये तो पक्का श्रद्धा है कि जो देव शास्त्र गुरु है वही सच्चे है, इसके अतिरिक्त तो और कोई नहीं। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि जैसे जो खुद ने मंदिर बनवाया है उसके प्रति तो विशेष श्रद्धा हो, और जो दूसरे मंदिर है उसके प्रति कम श्रद्धा हो, ऐसा हो सकता है। ये ऐसे छोटे छोटे से दोष हो सकते हैं। इसको चल दोष का, अब चल, मल और आधार तीन दोष बताए ना, तो अब मल दोष की बात कर रहे हैं। बहुरी मल दोष 25 प्रकार है। जहाँ 8 तो मल दोष, तो हाँ 8 तो मल दोष, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुगम, जो अपन ने पढ़े थे वो। बहुरी 8 मद दोष, कुल मत, जाति मत, रूप मत, ऐश्वर्य मत, लाभ मत, बल मत, तप मत, विद्या मत, ये मद। और 6 अनायतन, सबको ध्यान में आ रही होगी जो अपन ने पढ़ा है ना, ये सब सब बातें ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही है? 25 दोष सम्यक 25 दोषों से रहित होता है। ये ध्यान में आ रहा है कि भूल गए? आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं हो गया? याद है दीदी है। आता है? जी ध्यान में आ गया? आ गया आ गया। तीसरी ढाल का था, याद आ गया। हाँ हाँ, बोलिए अंजू जी। मैं जी पूछ रही थी, जैसे जो शादी मिथ्या दृष्टि जी में है ना, तो उसको तो 3 प्रकृतियां मतलब उत्पन्न हुई थी, तो इसको 2 का आप बोल रहे हैं, इसकी 2 का आप बता रहे हैं ना, 2 उदय में आई। नहीं नहीं, आप इसकी पूरा एक। ध्यान से सुना करो। शादी मिथ्या दृष्टि को ही ये तीन प्रकृतियां, ये टूट, मतलब ये जो मिथ्यात्व प्रकृति है, वो 3 टुकड़ों में टूटी है। उसके हाँ 3 हाँ टुकड़े हुए हैं शादी मिथ्या दृष्टि को। अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक ही हाँ थी मिथ्यात्व प्रकृति,